हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है, बच्चा लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज जो हमारा लेक्चर है, अपवर्तनांक जो कल हम आपको पढ़ा रहे थे, आज उसी का पार्ट नंबर 2 होगा। अपवर्तनांक जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक से आपको सवाल पूछा जाता है। तो जब आपको पता रहेगा कि स्टूडेंट्स अपवर्तनांक कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपवर्तनांक के 4-5 फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों को आज आपको देखना है। तो कल हमने अपवर्तनांक के 2 फार्मूले बताया था और उस पर हमने 2 क्वेश्चंस भी बताए थे। यानी कि हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, पहले फार्मूला बताया था, उसके बाद क्वेश्चन बताया था। तो आज जो हमारा होगा, आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर हमारा जो 10 है स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स, प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पड़ेगा, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते को बदल देती है। यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो उसके जो पथ में क्या होता है, विचलन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। लेकिन अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक क्या है स्टूडेंट्स, किसी एक के सापेक्ष हमको किसी दूसरे का अपवर्तनांक बताना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए कई फार्मूले हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला हमारा अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। हमने बताया था ना, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या था कि सर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और हमारा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हमारा क्या था, अपवर्तन का पहला नियम था। लेकिन जो दूसरा नियम होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारा खेल खेला जाता है, यहीं से सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या था स्टूडेंट्स, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या था, हमारा अपवर्तनांक था, एक नियतांक था, कांस्टेंट होता है। इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी जानते हैं। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या स्नेल का नियम किसे कहते हैं, या आपसे कह सकता है अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए। तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग आपको माध्यम दिया रहेगा, उस माध्यम के आधार पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक बेसिकली होता क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है सर जी, साइन आई बटे साइन आर, पहला फार्मूला। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक के बारे में हमने क्या बताया था, यानी कि सर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। बोलो जी, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या सर, अपवर्तनांक को हम यन से लिखते हैं। बोलो जी, इसका कोई मात्रक नहीं होता भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सर यहां पे क्या है, हमारा पहला फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर। यानी अगर सर जी हमको क्या कर दे, साइन आई बटे साइन आर, अगर हमको सर जी फिगर बना दे और उसमें साइन आई दे दे, यानी आपतन कोण दे दे और अपवर्तन कोण दे दे, तो हम वहां पे सर जी क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा करके हम उसका आंसर बता देंगे। समझ रहे हैं, हमने इस पे कल आपको न्यूमेरिकल भी बनाया था। हमने कल आपको इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल भी बताया था। ठीक है सर, ये हो गया सर हमारा पहला, यानी कि हमसे अपवर्तनांक पूछेगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, साइन आई बटे साइन आर कर देंगे। बोलो जी, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। हाँ सर, पहला हम क्या करेंगे, साइन आई बटे साइन आर। अगर आपको फिगर बना करके दिया है कि आपतन, जैसे इस तरह से, अगर मान लीजिए सवाल हमारा इस तरह से आ जाए, चलो एक सवाल देख ही लेते हैं हम। ये सवाल कल हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक निकलेगा स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक कैसे हमारा यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन आई बटे साइन आर। बोलो जी, ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये पहले सवाल का तरीका था। हमने इस सवाल को कल बताया था। कैसे बताया था सर, अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। बोलो जी, ये हमारा पहला फार्मूला था। इस फार्मूले पे हमने आपको कल सवाल बता दिया था। बोलो जी, आई हमारा ये होता है, आर हमारा ये होता है। बात क्लियर है। चलो जी, अब इसके बाद हम कहते हैं सर, अब दूसरा क्या होता है सर जी, दूसरा आपने क्या बताया था, दूसरा हमने ये बताया था बच्चा, ये तो पहला तरीका हो गया हमको अपवर्तनांक निकालने का, जब इस तरह से हमारा साइन आई बटे साइन आर करेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा ये था कि जब प्रकाश का वेग दिया हो, क्या दिया हो, प्रकाश का वेग दिया हो, यानी प्रकाश का चाल दिया हुआ। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है 2 प्रकार का बन जाता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष का मतलब है, अगर हम निर्वात से तुलना करेंगे, निर्वात से किसी माध्यम में प्रकाश की जो किरण हमारा निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है, तो वहां पे जो हमारा अपवर्तनांक होता है माध्यम को, उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वहां पे जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी, अब हमने यहाँ पे बताया था कि माध्यम के आधार पे, अगर मान लीजिए हमारी प्रकाश की जो किरण है, वो हमारी
निर्वात से होकर के किसी माध्यम में जा रही है। क्या है? निर्वात से होकर के किसी माध्यम में जा रही है। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लीजिए कह दिया स्टूडेंट्स कि ये हमारा निर्वात है। क्या बच्चा? निर्वात है, ठीक। और हमने कहा यहाँ पे हमारा माध्यम है, कोई क्या है? माध्यम है। हमने कहा कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल आ रही है। चलो जी, हमने कहा कि ये निर्वात में कोई प्रकाश की चाल आ रही है बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है सर, विचलित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जब निर्वात से आ रही है तो हमने कहा कि मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जब निर्वात में आ रही थी, इसके प्रकाश की चाल को हम क्या मान ले रहे हैं? सी मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और माध्यम में हम मान ले रहे हैं कि प्रकाश की चाल क्या है? भी है, भी है। अब चूंकि चाल है तो मीटर पर सेकंड ही होगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, कहने की कोई बात नहीं है दोस्त कि मीटर पर सेकंड ही होगा। हाँ सर, मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक बनेगा किस कंडीशन में? जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाएगी। यानी सवाल आपको इस तरह से दे देगा कि प्रकाश की किरण जो है निर्वात से कांच में जा रही है, वहां पे उसका अपवर्तनांक कितना है, तो हमें आप माध्यम की चाल बता दीजिए, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल बता दीजिए। ऐसे सवाल पूछ सकता है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। आपको दिखाते हैं सवाल हम कैसे पूछेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? C/V हो जाएगा। बोलो जी, यानी कि आप अपवर्तनांक का ये भी फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे भी आपका सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। देख लीजिए, एक बार हम सवाल को दिखा देते हैं आपसे। यहाँ पे देख लीजिए, इस सवाल को हमने कल बताया था, 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रकाश वायु से जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? आपको यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको ये वाली फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं, जो जो चीजें बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको दिखाते चल रहा हूं, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि हम अपवर्तनांक का कौन सा फार्मूला लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करने लगे और आप वहां पे उलझ जाएं। ठीक है, चलिए जी। यानी कि जब आपसे कहेगा कि सर अपवर्तनांक निकालिए, तो हम अपवर्तनांक निकाल देंगे। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखेंगे कैसे? मान लीजिए इसको हमने कहा ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। अच्छा ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला क्या बन सकता है? तीसरा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या बन सकता है? अब जो तीसरा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो सकता है बच्चा? देखो, यानी हमारी प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो। कहाँ हो जा रही हो? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। हमने कहा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही हो और उसका चाल दिया हो। क्या दिया हो? उसका चाल दिया हो, तब आप अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हमने माध्यम कहा है ना, निर्वात नहीं बोला हमने। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, दूसरे माध्यम में जाती है। अब दूसरे माध्यम में जाती है स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका चाल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी पहले माध्यम में कुछ और चाल रहेगा, दूसरे माध्यम में कुछ और चाल रहेगा। फिगर के माध्यम से आप देखें, ये जैसे मैं आपको टाइप बना रहा हूं ना स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही सवाल को देखिएगा। चलो जी, ये हमारा क्या हो गया? ठीक है सर, ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश की किरण आ रही है सर। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगा? या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। यही होगा सर। हमने कहा इसको कि माध्यम नंबर 1, हमने इसको कहा माध्यम 1, हमने कहा कि माध्यम 1 है, और इसको कहा हमने माध्यम 2 है। हमने कहा इसको कि माध्यम 2 है। यानी जब प्रकाश की हमारी किरण स्टूडेंट्स क्या होगा? माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी। और हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है, हमने कहा यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है? V1 है। और हमने कहा कि यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जा रही है? V2 हो जा रही है। क्या हो जा रही है सर? यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है हमारा क्या है? V1 है। और यहाँ पे प्रकाश की चाल हमारी क्या हो जा रही है? V2 हो जा रही है। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप कैसे निकालोगे अपवर्तनांक? तो यहाँ पे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे आप? चलो निकालते हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे? आप लिखोगे माध्यम
एक के सापेक्ष माध्यम, एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, दो का अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे आप भैया? आप लिखोगे सर 1n2। 1n2 का मतलब क्या है? 1n2 का मतलब क्या बच्चा? माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी इधर जो लिखा रहता है क्या होता है, उसके सापेक्ष निकालते हैं, यानी कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक निकाला जाता है उसको बाद में लिखते हैं। ये तो हमने आपको बताया था। तो सर यहाँ पे हमको क्या दिया? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, जो पहले दिया है उसको ऊपर चाल की बात, तो चाल है तभी ऐसा कर रहे हैं हम। पहले तो दिया है V1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और यहां नीचे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। बोलो जी, बात क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? यानी कि 1n2 जो होगा बच्चा, 1n2 जो होगा माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो यहां पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? V1/V2 लगाएंगे। कौन लगाएंगे फार्मूला? V1/V2 लगाएंगे। बात समझ रहे हो? पॉइंट को आप लोग पकड़ पा रहे हो स्टूडेंट्स? चलो जी, अब यहां पे हम क्या करते हैं, सवाल को बताते हैं। इस फार्मूले पे हम सवाल बताते हैं आपको। इस फार्मूले पे सवाल बताया जाता है स्टूडेंट्स आपको। चलो जी, अब यहां पे क्या था हमारा, देखिए जरा। यहां पे हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कि जब सर हमको क्या कहेगा, माध्यम 1 का प्रकाश में चाल दिया रहेगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, तो हम यहां पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 1n2 बराबर V1/V2। देखो जी, हम इसको बॉक्स में करें, ये हमारा फार्मूला नंबर 3 बन जाएगा। अभी हम सारे फार्मूले को एक जगह पे लिख दूंगा, ठीक है? चलो अब इसके हम सवाल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप एक सवाल देख लीजिए। तो यहां पे आप सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल, अच्छा ये तो निर्वात वाला है, निर्वात वाला तो बता ही दिए हैं, निर्वात वाला तो बता दिए हैं स्टूडेंट्स। यहां पे हम आपको क्या करते हैं, सवाल बताते हैं। चलो लिख के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं है हमारे पास, लिख के बताते हैं। यदि कांच में प्रकाश की चाल, अब आपसे सवाल इस तरह से पूछेगा कि यदि मान लीजिए, सपोज दैट, मैं सवाल को लिखता हूं कि यदि कांच में प्रकाश की चाल, आप लिखेंगे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, क्वेश्चन आपका है, इस तरह से सवाल पूछेगा। कैसे पूछेगा? यानी कि इस फार्मूले पे आपको सवाल कैसे पूछेगा, आप जरा देखेंगे। इस फार्मूले पे आपसे सवाल किस तरह से पूछेगा, ये जो फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले पे आपसे सवाल कैसे पूछेगा, देखिए। क्वेश्चन आपका क्या, कि मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि यदि कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि हमने माध्यम बोला है, तो यदि कांच में प्रकाश की चाल, यदि कांच में प्रकाश की चाल, कुछ भी मान लेते हैं अपने मर्जी से, मान लेते हैं 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं, मान सकते हैं ना बच्चा? ठीक है। तथा जल में प्रकाश की चाल, तथा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल हम कितना मान लेते हैं? 2.25 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो भाई। 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे। हमने सवाल किया बच्चा आप लोगों से, हमने सवाल किया आपसे बच्चा कि अगर हमारा मान लीजिए कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तथा जल में प्रकाश की चाल हमारा 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी फार्मूला यही वाला होगा,
सर आपने यही तो बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है उसकी चाल v1 और v2 हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, तो 1n2 बराबर क्या था, v1/v2, हमने यही बताया। ठीक है, तो यहाँ पे v1 1n2 का मतलब समझ रहे हैं आप, कोई माध्यम होगा। हमने कहा यहाँ पे माध्यम क्या है, कांच है, और यहाँ पे माध्यम क्या है, जल है। बात समझ में आ रही? चलो चलो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे कहा सर कि देखिए सर क्या करा, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है सर, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप उसको बकायदा पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कि आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चा, कांच में प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश की चाल को मैं क्या कह देता हूँ, यानी कि मैं कह दूँ भीजी कह दूँ, कोई दिक्कत किसी को? कांच में प्रकाश की चाल को अगर मैं भीजी कह देता हूँ तो कोई दिक्कत? जी फॉर ग्लास यानी कांच, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितनी है भैया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो जी, अब क्या करा है, जल में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की बात, यानी कि VW, वाटर की वेलोसिटी यानी वाटर की चाल कितनी है भैया, वाटर की जो चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपसे पूछा क्या, हमने पूछा अपवर्तनांक किसका किसके सापेक्ष, ये ध्यान दीजिएगा, हमने पूछा आपसे किसका, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यानी इसका मतलब अपवर्तनांक का मतलब सर क्या है, अपवर्तनांक का मतलब आप यह पूछ रहे हैं हमसे, लेकिन किसका किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं ये तो बता दीजिए सर जी। क्वेश्चन हमारा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष ना पूछ रहा भैया, तो क्या हो जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछता है उसको आगे लिखते हैं। बोलो जी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। और जिसका अपवर्तनांक पूछता है उसको बाद में लिखते हैं। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? यानी कि हमने क्या किया सर, हमने ये लिख दिया फार्मूला, हमने लिख दिया, हमने फार्मूला क्या लिखा सर, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फार्मूला ऐसे ही लिखेंगे। चलो जी बराबर। अब इसका मतलब होता क्या सर जी, अरे अपवर्तनांक को तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो अब इसका मतलब है सर जी कि कांच के सापेक्ष आपने बोला ना, तो हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, अब हम कांच के सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, v1/v2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऐसे ही था ना यार, तुलना करो 1n2 ऐसे ही ना किए थे, v1/v2। अब इसी तरीका तो यही तरीका ना बना है, अब यही तरीका बना है सर जी, इसका मतलब v1 ऊपर रहेगा, यानी इसका मतलब सर जी vg ऊपर रहेगा, और नीचे हमारा क्या रहेगा v2, मतलब यहाँ वाला यानी कि vw रहेगा। बोलो जी, फार्मूला समझ में आया बच्चा? पूरा फोकस हमारा रहेगा फार्मूला समझाने पे। जब आप फार्मूला समझ जाओगे तो सवाल को यूं चुटकियों में हल कर ले जाओगे, और जब नहीं समझोगे कि सर ये कैसे बना है हमारा, कौन सा फार्मूला लगाए हम, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी में पड़ जाओगे आप। चलो जी, अब यहाँ पे क्या सर, अब यहाँ पे क्या VG/VW हो गया, तो VG का मतलब कितना, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ हो गया, और नीचे कितना हो गया, 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। अच्छा सर, अब फिर सर यहाँ तो दशमलव आ गया, खेला गड़बड़ाएगा सर, कैसे गड़बड़ाएगा, हम है ना, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्या करें, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर 200 हो जाएगा। बोलो जी, और नीचे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अरे दशमलव गायब हो जाएगा, इतना जो जानते हैं ना भैया आप, इतना जानते हो क्या आप बच्चा, कि दशमलव को हम गायब करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे जितने अंक पे दशमलव है उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 × 8 = 200 और 25 × 9 = 225, यानी यहाँ पे सर अपवर्तनांक हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि सर कांच के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक कितना बन रहा है, आप लिखोगे यहाँ पे, लास्ट लाइन यहाँ पे लिखोगे। देखो सवाल को हम एक बार बहुत स्लो में बता रहे हैं, इसके बाद अगर प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अपवर्तनांक हमारा कितना आ गया, 8/9 आ गया। बोलो जी, यानी यहाँ पे आप लिखोगे अतः क्या भैया, कांच के सापेक्ष, अतः कांच के सापेक्ष, अतः कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अतः कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 8/9। आंसर हो गया, लिख दोगे पूरा बकायदे से, प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ खेलता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कहेगा ना यार ऐसे, ये तो टुच्चा वाला सवाल हो गया ना,
अब आपको एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, वो ऐसा क्वेश्चन ना दे करके वो ऐसे पूछ लेगा, कहेगा सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कहेगा कि आप बता दीजिए बाबू, हमने कांच के सापेक्ष जल का पूछा था, अब कहेगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए। क्या करिए बच्चा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले तब देखो बाबू, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक डिफरेंस है, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का पूछ रहा है, यानी जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है, और यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है सर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी इसका मतलब है सर जी यहां पे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया कि सर यहां पे क्या है, ये पूछ रहा है सर जी डब्ल्यू एन जी के बारे में पूछ रहा है। तो डब्ल्यू एन जी कैसे निकालोगे, डब्ल्यू एन जी कैसे निकालोगे, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी कि सर जी किसके, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी क्या हो जाएगा सर जी वी डब्ल्यू हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा वी जी हो जाएगा। अरे बोलो भैया, वही काम होगा ना। हाँ सर बिल्कुल बात तो सही है सर, क्या बिल्कुल बात तो ठीक है सर। चलो जी, अब यहां पे फार्मूला बन जाएगा सर, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट जरा देखो तो, वी डब्ल्यू कितना था हमारा 2.25 गुणे 10 पे घात 8, और यहाँ पे कितना था 2 गुणे 10 पे घात 8 था कि नहीं था भैया, कैंसिल हो जाएगा ना। फिर क्या है सर, ऊपर दशमलव है नीचे दशमलव नहीं है, क्या करो हटाने के लिए 100 से भाग करो, मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 200, काट लीजिए 25 9 225 और 25 बटे 200, कितना हो गया 9/8। क्वेश्चन हमारा एक ही था, लेकिन पूछने का उसका दो तरीका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप क्या पूछ लिया, यहाँ पे आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ लिया। एक बात बताएं आपको, जब कभी ऐसा पूछेगा ना तो किसी एक के सापेक्ष आप निकाल करके उसको उलट दीजिएगा। देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9, और यहाँ पे भैया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना 9/8। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला स्टूडेंट्स, जब आपसे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक पूछ रहा है और माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम वन का अपवर्तनांक पूछे, तो आप उसका उल्टा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। बात समझ में आया बच्चा। चलो जी, यानी हमने थर्ड वाला फार्मूला कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, ये वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी, यानी इसका मतलब है सर जी यहाँ पे मैं ये चीज भी लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ये भी चीज लिख सकता हूं सर, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये भी बात लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा कि सर माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम वन का अपवर्तनांक बता दीजिए, तथा कर देते हैं, तथा माध्यम दो के सापेक्ष तथा माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, एक का अपवर्तनांक। अब बाबू माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक पूछ लिया, तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे सर बदल जाएगा, हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सर हम लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे सर जी 2n1 के बारे में पूछ रहा है, और जब 2n1 के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर जी कि हम क्या लिखेंगे V2/V1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V2/V1 लिखेंगे। या फिर क्या कर सकते हो बच्चा, आप जो इसका अपवर्तनांक आएगा उसी को उलट दीजिए। देखिए उल्टे ही तो V2/V1 उलटे ही तो हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए, कोई पॉइंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो जी, यानी कि हमने क्या देखा सर, तीन तरह के हमने फार्मूले देखे अपवर्तनांक निकाले के। अब हम देखते हैं चौथे तरह के लिए, ठीक है। चलो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर जी, अगर मान लीजिए हमको कि अब अगर अपवर्तनांक दे दिया हो तो कैसे करेंगे। आते हैं चौथे फार्मूले की तरफ। चौथा क्या होगा हमारा, अगर मान लीजिए सर जी हमसे कह दे कि यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, तो यहां पे आपसे पूछ लेगा तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष आप अपवर्तनांक बताइए, तो आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यही ना बोले हम कि पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
लिख लेते हैं हम, जो फार्मूला हमने बताया उसी को लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। मान लेते हैं यदि, यानी कि आप उसको बकायदे लिख दीजिए, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यदि पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 हो, यानी इसका मतलब क्या होगा सर, अपवर्तनांक n1 है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष यदि पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो बाबू, सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब है कि आपने कहा कि पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी इसका मतलब 1n2, इसका अपवर्तनांक हमने क्या हमने कहा कि इसका अपवर्तनांक n1 है, क्या भैया, n1 है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2n1 क्या होगा, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। आप कुछ मत करिएगा, ऐसा जस्ट उलाट दीजिएगा। क्या करिएगा, जस्ट इसको उलाट दीजिएगा। ठीक है दोस्त, बात क्लियर है, बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर, इसी को उलाट दीजिए। उलाटने का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर 1/n1 कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, अभी हमने आपको बताया कैसे आप निकालोगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको अपवर्तनांक दिया है और आपसे पूछ रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो वहां पे फार्मूला मत लगाने बैठ जाए, बस उसी को उलट दीजिएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लो, सिंपल मान लो हमने कह दिया, एक क्वेश्चन मान ले बनाते हैं। हमने कहा मान लीजिए, सपोज दैट हमने कहा, मान लीजिए हमारा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है बच्चा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमने कहा कि 1.5 है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। कांच के सापेक्ष, हमने कहा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.5 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि WNG कितना होगा। तो कुछ नहीं करना सर जी, उलाट दीजिए ना फटाक से, यानी 1/1.5। ये बताइए, तो बता रहे थे, ये सब लिखने का मतलब बस ये बताना था। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/15, यानी कि 2 5 10, 3 5 15, सॉरी 5 दूना के 10, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और 5 के 15, यानी कि 2/3। क्या आ गया भैया, यानी कि इसका जो अपवर्तनांक आ गया कितना आ गया, 2/3 आ गया। यही बताने का तो प्रयास कर रहे थे। यानी कि अगर आपसे मान लीजिए कह दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, बता दिए फटाक से। कोई दिक्कत, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा, बिना किसी हेजिटेशन के बिंदास बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अगर मान लो हमने कहा स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा मान लो, हमने कहा मान लीजिए भैया, क्या सर कब से मानने के लिए कह रहे हैं, मान के भी बता दीजिए। ये बात समझ में आ रही ना, ये भूल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, माध्यम हम चूंकि हम माध्यम लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं आपको कि किस में जा रहा है। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग जोर मत डालिएगा। चलो जी, अब मैं ये बोलता हूं भैया कि ये हमारा माध्यम 1 है, ये मैं बोलता हूं कि ये मेरा माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये हमारा क्या है, माध्यम 2 है। हमने कहा कि माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है, यानी प्रकाश की किरण जो है भैया माध्यम 1 से चल करके माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो माध्यम 1 है हमारा, इसका अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 जो है हमारा, इसका अपवर्तनांक n2 है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे,
यहाँ पे आप अपवर्तनांक निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे भैया? सिंपल सी बात है सर जी, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान देना, वहां पे तो चाल था हमारा, हमने वेग बताया था ना, चाल बताया था कि सर यहाँ पे प्रकाश की किरण v1 है, यहाँ पे चाल उसकी v2 है, लेकिन यहाँ पे क्या अपवर्तनांक है। तो ये बार बार ध्यान देना कि अपवर्तनांक दिया है कि चाल दिया है, ठीक है ना? अपवर्तनांक दिया है कि चाल दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखो। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक का, यानी सिंपल सा मतलब है सर जी 1n2 बताइएगा। क्या बताना है आपको? 1n2 बताना है, यानी इसका मतलब सर जी 1n2 बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे n1 को n1 ऊपर कर दिया n2 दे। जब आपको क्या देगा, आपको क्या देगा स्टूडेंट्स? अपवर्तनांक देगा, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो जब आपको अपवर्तनांक देगा तो यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स? लिख लो, लिख लो, पहले इसको लिखो, पहले यहाँ पे लिखो इसको। कॉन्सेप्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आप कुछ कर नहीं पाओगे। यदि यदि माध्यम 1 के सापेक्ष, नहीं, यदि माध्यम 1 का यदि माध्यम 1 का यदि माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। ध्यान दीजिएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। तो अगर हमारा कह दें कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष बच्चा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो पहले माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा भैया? 1n2। तो यहाँ पे अपवर्तनांक लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे, बाद वाली वैल्यू नीचे ऊपर आएगी और पहले वाली क्या होगी? नीचे आएगी। बाद वाली ऊपर, पहले वाली नीचे, यानी आप क्या लिखोगे? n2 अपान n1 लिखोगे। बोलो जी, बात समझ में आ रही है? यानी कि बाद वाली वैल्यू ऊपर और पहले वाली वैल्यू नीचे, यानी कि n2 अपान n1, n2 अपान n1, n2 अपान n1। कई बार आप लिखोगे, 2-3 बार लिखोगे और बोलोगे फटाफट फटाफट, जब अपवर्तनांक रहेगा तो आप तुरंत याद हो जाएगा। क्या? n2 अपान n1, n2 अपान n1, n2 अपान n1 बोलोगे, फटाक से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दें, एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट हमने कह दिया, चलो अगर हमने कह दिया स्टूडेंट्स कि मैंने कह दिया कि मान लो हमने कहा WNG, जैसे मान लो आपको निकालना हो WNG निकालना हो, क्या निकालना हो आपको? WNG निकालना हो। तो WNG का मतलब क्या है सर? WNG का मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा भैया? WNG का मतलब है कि कांच, क्या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। इसका मतलब हो जाएगा सर जी, देखो जी, देखो है क्या, लास्ट वाला पहले ऊपर है, यानी कि 1n2 है ना, तो दूसरे वाले का अपवर्तनांक पहले और पहले वाले का अपवर्तनांक नीचे,
ये की है ना, ऐसे ये कम हुआ यहाँ कर दो, यही कम हुआ यहाँ कर दो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा सर जी, एन जी, यानी कि कांच का अपवर्तनांक अब बटे जल का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, यही करना था। ठीक है, सवाल देते हैं इस पे, कई बार सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल पूछा है कई बार, तो वो आप मुझे बता दीजिए। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है इस पे, इस टॉपिक पे। देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कहाँ है। चलो जी, यहाँ पे देखो तो, देखो 2019, 2022 और 2024 में सवाल पूछा गया था भैया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 2019, 2022, 2024 में पूछा गया सवाल है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.52 है। अच्छा सर जी, यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ध्यान देना क्या पूछा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले देखो, देखो दिया क्या क्या है, लिखो, दिया है क्या क्या दिया भैया, जल और कांच का अपवर्तनांक। तो पहले लिखो जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक क्या दिया भैया, 1.35, कितना 1.35। हाँ सर, अपवर्तनांक का यूनिट नहीं होता बच्चा, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या है दोस्त, 1.50। क्या है, कांच का अपवर्तनांक कितना है हमारा, 1.50। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बता दीजिए भैया। चलो बता देते हैं, सॉल्यूशन में यानी हल में क्या लिख रहा है, हल में कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बता दो। चलो बताते हैं, क्या ज्ञात करना है आपको, कांच के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष भैया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, जी एन, कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का, यानी जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है। बोलो भैया कोई दिक्कत, जी एन डब्ल्यू, यानी कि हमसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका मतलब सर जी, बाद वाला पहले, अब पहले वाला बाद में, मतलब बाद वाला ऊपर, आप पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे। क्लियर है, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एन जी क्या हो जाएगा, सॉरी एन जी नीचे हो जाएगा, एन डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, यानी जल का अपवर्तनांक ऊपर और ग्लास का अपवर्तनांक नीचे। अरे कुल मिला जुला के इसका मतलब तो यही होता है ना, यही होता है ना बच्चा। इसका मतलब सर, ये इसका अपवर्तनांक ऊपर, जल का अपवर्तनांक ऊपर और ग्लास का अपवर्तनांक नीचे। ठीक है भैया, बात क्लियर है, हाँ सर बात तो क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी, अब निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो निकाल देते हैं। अब सर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो कौन नहीं कर लेगा, क्या भैया, एन डब्ल्यू कितना है, एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू यानी कि कांच वाला पूछ रहा था 1.35, और यहाँ पे क्या है, अच्छा जल वाला 1.35 हो गया, और कांच वाला कितना 1.50। देखो भैया क्या दिखाई दे रहा है, कैसे काट पीट करेंगे, दशमलव से दशमलव क्या हो गया, गायब हो गया, हो गया ना गायब, 5 से काट देते हैं, 5 से काट दें, चलो 5 से ही काट देते हैं, क्या करना है, 15 से काटते हैं, 15 नवा 135 और 15 दैया में 150। बोलो जी, 9/10 कितना आ गया, 9/10। किसी को कोई दिक्कत, यहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर यहां पे क्या हो गया हमारा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक,
क्या भैया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो गया, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक ऊपर कांच का अपवर्तनांक नीचे, जल का अपवर्तनांक ऊपर कांच का अपवर्तनांक नीचे, यानी जल का अपवर्तनांक ऊपर कांच का अपवर्तनांक नीचे, यानी ये वाला बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, जब अपवर्तनांक दिया होगा तब। वेग दिया रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सर, डब्लू एन डब्लू कितना था 1.35, और यहाँ पे एन जी कितना था 1.50, और दशमलव से दशमलव उड़ा दिए, बाकी हमने 15 से काट दिया, 15 नवा 135 और 15 दहिया में 150। ठीक है, चलो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, बोलो जी बच्चा, किसी बंधु को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो जी, क्लियर है कि नहीं। अब मान लो अगर हम इसी का उल्टा पूछ लें तब, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब तक आप बता दीजिए। अगर इसी का हम उल्टा पूछ लें आपसे, हम कह दे सर जी आप हमको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बता दीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर ने कांच के सापेक्ष जल का पूछा है, हम पूछ रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का, आप बताएंगे कमेंट करके फटाक से बच्चा। होमवर्क रहेगा HW आपके लिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप लोग कमेंट करने से शर्म मत करिए, ठीक है बच्चा। आपको आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता तो भी गलत कमेंट करिए, सही कमेंट करिए बट करिए। अगर गलत कमेंट होता है तो मैं उसको बताऊंगा आपको अपवर्तनांक क्या होगा। अरे आपसे उम्मीद तो कर सकते हैं ना बच्चा, आपसे उम्मीद तो किया जा सकता है ना भैया। HW हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। बोलो जी, करोगे कि नहीं करोगे। अगर भैया आपको अच्छे तरीके से तैयारी को बनाना है तो आपको मेरा कहना करना पड़ेगा ना। मान लीजिए हम आपके लिए खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं और आप हमारा ही कहना नहीं मानोगे तो क्या है, दिक्कत है ना। चलो जी, मानना पड़ेगा ना हमारा कहना। चलो जी, और कोई सवाल। ठीक है भैया, चलो जी, और कोई सवाल तो दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, अगर हम कह देते हैं, मान लो सपोज दैट, अगर हम कह देते हैं ऐसा ही सवाल को हम और कह देते हैं आपके पास कि अगर मान लीजिए वायु के सापेक्ष, ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि वायु के सापेक्ष मान लीजिए द्रव का अपवर्तनांक कह देते हैं, हम मान लीजिए हम कहें कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, और हमने कहा है कितना 1.25। क्वेश्चन है भैया, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना 1.25 है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और हमने कहा तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अच्छा लिख देते हैं इसको, लिखित फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टाइप नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं। यदि यदि वायु के सापेक्ष किसी, यदि वायु के सापेक्ष यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना भैया, द्रव का अपवर्तनांक कितना 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.25 है तथा द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5 है। क्या भैया 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, तो द्रव के सापेक्ष
तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और यह आपका लेटेस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेटेस्ट अभी पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछला साल का, अभी इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद हमारा क्या होगा, पूरा ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। इसको हल करके बताइए। सर देखिए सवाल क्या करा हमसे, कह रहा कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक यहां पे दिया हो। किसके सापेक्ष? सर वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी वायु के सापेक्ष, यानी कि ए एन क्या दिया है, ए एन एल दिया हुआ है। पारदर्शी द्रव मतलब एल, लिक्विड की बात कर रहा है। वायु का मतलब एयर और पारदर्शी द्रव का मतलब कि लिक्विड एल। अपवर्तनांक कितना है, तथा कांच का अपवर्तनांक यानी कि जी दिया हुआ, क्या दिया, जी यहां पे दिया हुआ। जी का अपवर्तनांक कितना 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये लास्ट फार्मूला, इस पे बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। चलो यानी कि वायु के सापेक्ष दिया है हमको किसका, द्रव का अपवर्तनांक, और कांच का अपवर्तनांक हमको वायु के सापेक्ष दिया कितना, 1.5 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा भैया, बस इतना ही बताना है आपको, ठीक है। चले आगे, चले आगे, बढ़े आगे। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी इसका मतलब सर ए एन जी दिया हुआ, सॉरी ए एन एल दिया हुआ है। क्या पहले ए एन दिया, एल दिया तो ए एन एल लिखो। कितना है 1.25। बोलो जी, हाँ सर बिल्कुल बात ठीक है। और उसके बाद क्या सर, ए एन जी, और ए एन जी कितना दिया हुआ आपके पास, 1.5 दिया है। बोलो जी, वैल्यू लिखने में गलत मत करिएगा, जब वैल्यू गलत कर देंगे भैया तो क्या होगा, तब तो खेलवा खत्म हो गया। तो इसका हल क्या हो जाएगा भैया, आपको बताना है दोस्त कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आप लिखो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब है भैया द्रव के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष। अच्छा ये डब्लू रहेगा ना भैया, बोलो यार, द्रव, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, द्रव के सापेक्ष यानी ये वही लिक्विड पूछ रहा है, लिक्विड, लिक्विड पूछ रहा है, लिक्विड के सापेक्ष यानी कि एल एन जी, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बोलो जी क्या पूछा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सर जी आपने क्या बताया कि हमको पहले वाले को बाद में लिखना है, एन जी अपान एन एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन जी अपान एन एल हो जाएगा। बोलो जी क्या हो जाएगा, एन जी अपान एन एल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भैया, ठीक है बिल्कुल होगा सर जी। अब सर जी ये एन जी का मतलब समझ रहे हो, एन जी का मतलब है, एन जी का मतलब क्या है कि सर जी एन जी का मतलब क्या होगा भैया, कांच के सापेक्ष हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, और उसके बाद क्या है सर, 1.5 दिया है, उसके बाद सर क्या है, अच्छा एन जी दोनों तरफ कहाँ लिख दिया यार, एनएल होगा ना यार, तभी हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। एन जी अपन, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिखने में गलती मत करिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, एनएल कितना हो जाएगा हमारा, एन जी हमारा क्या 1.25 है ना, अच्छा एनएल 1.25। बोलो जी आपने यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या करना है सर, 10 हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, 150 होगा। अरे 150 कहाँ होगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो 2 अंक पे 10 है ना नीचे वहाँ,
तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना हो जाएगा 1.5 था, 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए कितने बार में, 25 छाके 150, 25 पाँच 125, 25 छाके 150 और 25 पाँच 125। यानी इसका मतलब अगर हम कहें सर जी, तो सर जी हमारा लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.2 हो गया। बोलो जी, अरे 5 × 5, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 5 गुना के 10 यानी 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बताएं। यानी कि सर जी बात तो आपने बता दिया हमको, बात तो क्लियर सर, हमने आंसर ला दिया, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार आप इसको फिर से समझा दीजिए। हाँ भैया समझा के जाएंगे आपको, क्योंकि हमारा क्या है, जितने आपके टॉपिक्स थे उतने हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। यानी कि आपसे अपवर्तनांक से ही सवाल पूछता है बेसिकली। आपसे क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा अपवर्तन क्या घटना पूछ लेगा काठो, कि इनमें से कौन सा अपवर्तन की घटना है, बता दीजिएगा अपवर्तन की घटना कौन सी होती है। कि सर जी अगर मान लीजिए हम ग्लास में पानी डाल दे, पानी डाल करके सिक्का डालेंगे तो उठा हुआ प्रतीत होगा, पेंसिल डाल देंगे तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, टूटा हुआ प्रतीत होगा, नींबू डाल देंगे तो अपनी साइज से बड़ा हुआ दिखाई देगा। और क्या, और क्या बताइए, अगर तालाब है सर जी तो उसकी जो गहराई है वो क्या होगी, आभासी गहराई होगी, वास्तविक गहराई नहीं होगी। हो गया काम खत्म। बोलो जी, ये आप क्या करेंगे, बता देंगे, ये तो बहुविकल्पी में आता है कि इनमें से कौन सी अपवर्तन की घटना है, तो बता देंगे फटाक से। चलो जी, अब तो रहा सर जी इसके नियम से सवाल आते हैं। तो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 जो होता है वही खेला करता सारा, अपवर्तनांक कहते हैं उसको, साइन आर बटे साइन आर। चलो जी, अब टोटल हमने ओवरऑल फार्मूला कितना देखा, इसको जरा देख लो। कब कब लगाओगे ये भी बात ध्यान देना आप लोग। पहला क्या, अगर आपको आई दिया है तो, पहला अगर आई दिया है तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। बोलो जी, अगर आपको साइन आई बटे साइन आर कब लगाओगे, जब आपको एंगल आई का मान दिया होगा और एंगल आर का मान दिया होगा। ठीक, पहला चीज। चलो जी, दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा सर जी, अगर हमको मान लीजिए, अगर हमको मान लीजिए निर्वात के सापेक्ष, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया होगा कुछ, और आपको कोई माध्यम में प्रकाश की चाल दिया होगा, तो आप क्या करोगे सर जी, यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा सी अपान भी हो जाएगा। बोलो जी, ये भी हो सकता है। हाँ सर, और मान लीजिए सपोज दैट, अगर हमारा मान लें, हम कह दें कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमारा v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हमारा v2 है, यानी कि हम कहते हैं सर 1 एंड 2 बता दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा v1 अपान v2, क्या हो जाएगा v1 अपान v2, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अभी सब लिख देते हैं आगे। चलो जी, अभी आगे सब डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन भी कर देते हैं, यहीं पे डिफाइन भी कर देते हैं साथ साथ। जहां पे भाई साहब आई क्या है, आई हमारा क्या है आपतन कोण, आई क्या लल्ला आपतन कोण, आई क्या है आपतन कोण, और आर क्या है अपवर्तन कोण। बोलो जी, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहाँ पे सी क्या है, प्रकाश की चाल, सी क्या है प्रकाश की चाल, भी क्या है, भी क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान देना बच्चा, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, सब पूरा पढ़ाया हुआ, 2 लेक्चर का पढ़ाया हुआ सब इसी में समेट दे रहे हैं। V1 क्या है, माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तथा ये समरी जरूर लिखिएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, बार बार इसी को देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। कभी आपको भूलेगा नहीं बच्चा, ठीक है ना, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो जी, अब तीसरा सर जी क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख देते हैं क्या सर, मान लीजिए अगर हमको अपवर्तनांक दिया हो, क्या दिया हो, अगर मान लीजिए हमको अपवर्तनांक दिया हो, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो एन, मान लीजिए 1n2 दिया हो, क्या दिया हो 1n2 दिया हो, तो इसके साथ ऐसे क्या करेंगे सर जी, और मान लीजिए 1n2 दिया, अपवर्तनांक दिया हो, तो हम क्या लिखेंगे n2 अपान n1, n2 अपान n1। ये कब किस कंडीशन में होगा सर जी, ये किस कंडीशन में होगा सर, जब माध्यम 1 का अपवर्तनांक दिया हो और माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया हो, तो एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछेगा, तब हम यहाँ पे ये वाली चीज इस्तेमाल करेंगे, ये वाले फार्मूले का हिसाब, ये वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ये जो पीछे मैंने दिखाया है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है, n2 क्या, आप यहाँ पे लीजिए माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, n2 क्या है भैया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और ये n1 क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और यहाँ पे ये क्या है, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, बोलो जी, ये क्या है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये जो चीज है, ये पॉइंट जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा और इसी को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे सवाल ही आएगा। जो भी टाइप था हमने पूरा लिख के दिखा दिया कि सर यही हमारा फार्मूला होगा, इसी पे सवाल आपको आएगा, और जो हमने सवाल आपको प्रैक्टिस कराया वो सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, काम खत्म हो जाएगा। बोले जी, बात क्लियर है? तो अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन उसके लिए खुला हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, आप यहाँ तक कि ये भी सुझाव दे सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हमको नहीं समझ में आई है, यहाँ पे मिस्टेक है, जो भी है आप अपना ओपिनियन जो भी है पूरा कमेंट में दे देंगे। कमेंट सेक्शन में हम आपको वहाँ पे सारे जवाब देंगे भैया, वहाँ पे आपको समझाएंगे और फिर हम उसका आपको समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी बच्चे हम होमवर्क दे रहे हैं, जो बच्चे होमवर्क को कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे उनके लिए बाकायदा उनको उनकी एक अलग से इज्जत की जाएगी, उनका अलग से रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे होमवर्क का, ठीक है, फालतू जवाब नहीं चाहिए, जो भी बच्चे होमवर्क का जवाब देंगे उनके लिए, ठीक है। क्या कैसे जवाब दिया जा सकता है उनको सर, पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सकता है, टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, अगर आप लोग की ओपिनियन आएगी तो टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे सारी पीडीएफ्स को भेजी जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत? आज हमारा क्या होगा, चैप्टर नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स खत्म हुआ। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हुआ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक पोर्शन को खत्म करता हूँ, यानी कि एक सेक्शन जो हमारा, एक यूनिट जो हमारा है उसको खत्म करते हैं। उसको खत्म करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स कहाँ पे आएंगे, बायोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार सेशन होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पूरा फुल कोर्स, ठीक है, कहते ना पूरा फुल कोर्स, एक भी आपका कोई की पॉइंट नहीं छूटने वाला है, कोई आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, कोई आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ सर जल्दी जल्दी जो है इसको स्किप करके पढ़ा दिया जाए, नहीं, पूरे फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे। और आपने अभी तक देख लिया होगा कि आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ और कैसे 2 चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर देंगे। और आपको करना बस ये है कि आपके जो छोटे भाई बहन जो भी होंगे, आपके यार दोस्त, अगर मान लीजिए जिनके पास जो नहीं पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से, जिनको नहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक बार उनके पास वीडियोज़ को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका आप फ़ायदा ले सके स्टूडेंट्स। चलिए धन्यवाद।
क्लास को हम लोग स्टूडेंट्स एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।